Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Okay, so now in previous class we will discuss customized software. Okay, now let's move on some important terms definitions. Well, बहुत थोड़े टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, सो फटाफट देख लेते हैं इसको भी. वेल, फर्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है. वेल, वी आर लर्निंग इन सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्कस कर रहे हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में आई विल टॉट यू लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है. लैंग्वेज प्रोसेसर की कैटेगरी आती है. और ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं भाई, हम लोगों के कंप्यूटर को ना इंग्लिश समझ में आती है और ना ही हमें बाइनरी समझ में आती है. अगर हम बाइनरी लिखना शुरू कर दें तो वो हमको समझ में नहीं आएगी. और कंप्यूटर को अगर इंग्लिश लिखना शुरू कर दें तो कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी. सो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में दिक्कत है. अब कंप्यूटर को सिंपल सी लैंग्वेज समझ में आती है, उसकी प्यारी लैंग्वेज बाइनरी. सो अब क्या करें, इसलिए इनके बीच में हम लाते हैं किसको, ट्रांसलेटर को. तो वही ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होता है वही होता है लैंग्वेज प्रोसेसर. ओके, क्लियर है? फाइन. वेल, इन जनरल यू विल डिस्कस अबाउट टू लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. अभी केवल दो के बारे में डिस्कस करेंगे. तीसरा मैंने प्रीवियस सबसे पहले वाले वीडियो में असेंबलर के बारे में बताया हुआ था, तो अभी दो के बारे में डिस्कस होगा. वेल, हियर यू आर डिस्कसिंग अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. वेल, लेट मी क्लियर वन थिंग्स. इन बोथ ऑफ दीज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों का काम क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी में कन्वर्ट करने का. मैंने पहले ही बताया है कि कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में. अभी भी बता रहा हूँ कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको बाइनरी, हाई लेवल लैंग्वेज है उसको बाइनरी में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. मतलब ये क्या करते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, सोर्स कोड जो होता है, जो भी होता है वो होता है इंग्लिश में, ठीक है. वो उसको कन्वर्ट करता है किस में, बाइनरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. जो बाइनरी होता है उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड. अब चलो स्टार्ट करते हैं क्या डिफरेंस है. सो फाइन, जो पहला है, ये जो कंपाइलर होता है वो पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ रीड करने का काम करता है. इट मीन्स ही विल स्कैन होल प्रोग्राम इन वन गो. इट मीन्स ये होल प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और एक साथ कंपाइल करके एरर को फाइंड आउट कर देगा. फाइन. और ये जो इंटरप्रेटर होता है ये एक साथ कन्वर्ट नहीं करता है, एक एक लाइन को, एक एक स्टेटमेंट को वन बाय वन चेक करता है और देन एरर को फाइंड आउट करता है, जो इंटरप्रेटर होता है. सेकेंड पॉइंट, एज इट स्कैन द कोड इन वन गो द एरर्स. इसमें क्या है कि ये जो एरर्स हैं, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक साथ ही सारी एरर आएंगी. एजुकेशन के बीच में जब एग्जीक्यूट करा रहा है प्रोग्राम को, उस बीच में कोई एरर नहीं आएगा. जब एग्जीक्यूट कर लेगा और एक साथ ही सारे एरर को दे देगा. और सो एट द एंड टुगेदर, साथ ही में देता है, ठीक है, कंपाइलर. फाइन. और जो ये इंटरप्रेटर होता है ये क्या करता है, जो लाइन बाय लाइन करता है, तो जो भी एरर्स होती हैं उस लाइन में वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है. फाइन. जो कंपाइलर भाई जो कहता है ये सारे एरर को एक साथ दिखाता है, तो वो डबिंग जो होती है वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपाइलर के लिए. और यही चीज़ इंटरप्रेटर के केस में नहीं होता है. इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एरर को फाइंड आउट करके आपके सामने रखता है. इंटरप्रेटर के केस में एरर को डिबग करना इज़ वेरी सिंपल वर्क. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड स्टेप. मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर, इट इज़ एग्जीक्यूशन टाइम. बहुत फास्ट होता है, मेन एडवांटेज है इसका. बहुत फास्ट एजुकेशन टाइम जो होता है बहुत तेज़ होता है, बहुत जल्दी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. फाइन. वेयर आज जो ये इंटरप्रेटर होता है, ये जो लाइन बाय लाइन, और यही इंटरप्रेटर भाई क्या करता है कि पहली लाइन रीड करी वहाँ पे एरर निकाली, दूसरी लाइन रीड करी वहाँ पे एरर निकाली, तीसरी लाइन एरर करी वहाँ पे एरर निकाली. सो ये डिफरेंस आ जाता है और बड़ा टाइम टेकिंग लेना शुरू कर देता है. ये टाइम टेकिंग लेता है, ठीक है. और ये क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है. यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इंटरप्रेटर बीइंग स्लो एग्जीक्यूशन, ठीक है. तो स्लो प्रोसेस हो ही जाना है, ऑब्वियसली बात है.
लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट, इट्स गुड फॉर लॉन्ग प्रोग्राम। तो कंपाइलर जो फास्ट है गुड रहता है, लॉन्ग प्रोग्राम के लिए क्या होता है अच्छा ही होगा। और इट इज़ गुड फॉर शॉर्ट प्रोग्राम, ये शॉर्ट प्रोग्राम जो छोटा प्रोग्राम होगा उसके लिए आपका इंटरप्रेटर अच्छा होगा। दोनों मीनिंग समझ में आ रही है, इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग प्रोग्राम, इट इज़ गुड फॉर शॉर्ट प्रोग्राम। लॉन्ग के लिए आपका कंपाइलर सही है और शॉर्ट के लिए आपका इंटरप्रेटर सही है। नाउ नेक्स्ट मूव इन फिफ्थ पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान दीजिएगा। इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन द मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी में क्या करता है, सबसे कम स्पेस लेता है और फास्ट भी है, ठीक है। और इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन द प्राइमरी मेमोरी, ऑब्वियसली है। ये क्या अच्छा हुआ आपके लिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देख लीजिए आप खुद से, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये मेमोरी में कम स्पेस लेता है प्राइमरी मेमोरी में, और आपका ये क्या प्राइमरी मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ये जो कंपाइलर है ना, ऐसा इसलिए है, जो कंपाइलर है ये पूरा प्रोग्राम को एक साथ रन कर देता है, कहीं भी पॉज नहीं लेता है, ठीक है। सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर लिया, फिर एरर को आपके सामने शो किया। उसके पास कम डेटा है स्टोर करने के लिए। फाइन, इसने क्या किया, प्रोग्राम को एक बार में रीड कर लिया और सारे एरर को एक साथ ही फाइंड आउट करके आपको दे दिया। अब इसमें क्या हुआ कि डेटा को कम देर के लिए कैरी किया इसने और एक साथ ही सबको शो कर दिया। बट इंटरप्रेटर के केस में थोड़ा वर्क जो है वो बढ़ जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक लाइन के बाद प्रोग्राम को क्या करता है, एजुकेशन का को एग्जीक्यूट जो प्रोग्राम हो रहा है उसको क्या करता है, पॉज कर देता है। जिस लाइन के कोड को पॉज करा उस लाइन के एरर, प्रोग्राम जो भी एरर होगा वो मेमोरी में जाएगी, उस लाइन का टाइम जो है वो मेमोरी में जाएगा, फिर वो सेकेंड लाइन को रीड करेगा, वैसे ही फिर जो एरर होगा वो मेमोरी में जाएगा, टाइम लेगा। अगर फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है तो वो भी क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा कि भाई फर्स्ट लाइन में स्टेट आपको मैसेज आएगा फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं है, लेकिन जाएगा ज़रूर। सो सिमिलर प्रोसेस में दोनों वर्क करते रहते हैं। सो टेक्स मोर टाइम्स कंपाइलर, इंटरप्रेटर। नाउ लेट्स गो टू एग्जाम्पल, C, C++, C#, एक्सेट्रा। जो मतलब कहने का मतलब जो पुरानी लैंग्वेज हम यूज़ करते थे C, C++, C#, वो वहाँ पे हम लोग कंपाइलर का यूज़ करते थे। बट जो नई लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें किसका यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर का। वेयर इज पाइथन, रूबी, पर्ल, स्नोबॉल और मैटलैब, जितनी भी लैंग्वेज यहाँ मेंशन करी गई हैं ये सब के सब यूज़ करती है इंटरप्रेटर का। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आता है जावा का। पाइथन में भी सेम इशू है और जावा में तो है ही, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज दोनों को यूज़ करता है, अपने टाइम की बात है। ये लैंग्वेज क्या है, दोनों कंपाइलरों को यूज़ करता है, दोनों आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करता है टाइम पे। जिसका टाइम जब आया, जिस तरीके से मन किया उस तरीके से वो क्या किया, यूज़ कर लिया, जैसी ज़रूरत उस तरीके से यूज़ कर लिया। कंपाइलर का भी यूज़ किया, इंटरप्रेटर का भी यूज़ किया, बस दो, जावा और पाइथन। जैसी नीड उस तरीके से इस्तेमाल किया, नीड के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या करते हैं, दोनों का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर है यह एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स अ कम ऑन द अंडर द यूटिलिटी प्रोग्राम। यह एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। अब इसका काम क्या है, होता है भाई, सपोज़ मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल थी। आई हैव ए फाइल ऑफ 100 GB। मेरे पास एक 100 GB की फ़ाइल है और उसको हमको मेमोरी में अपने स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, मेरे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्पेस नहीं है। चलो एक छोटा सा हम उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सपोज करो ये मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। अब इस हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं इस तरीके की। ये प्लेट्स ये सारी की सारी एक के ऊपर स्टैक्ड होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सेंट्रल बीम होती है, एक सेंट्रल रॉड होती है, और ये सारी की सारी प्लेट्स कुछ इस तरीके से स्टैक्ड होती हैं इस रॉड में, ठीक है, इस तरीके से। अब इस प्लेट्स के बीच में कुछ रीड राइट होती हैं कुछ इस तरीके से।
रीड राइट यहाँ पे हेड होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रीड राइट जो हेड है वो कुछ इस तरीके से जाके सर्किट बोर्ड में कनेक्ट होता है। अब सपोज करो कि ये जो मेरी हार्ड डिस्क थी इसका कुछ साइज़ था, मैंने कहा 250 GB के करीब में। अब 250 GB हार्ड डिस्क की स्टोरेज है और कितनी प्लेट्स हैं, यहाँ पे 3 प्लेट्स हैं भाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों प्लेट्स के बीच में जो मेरा 250 GB है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वली। और जब ये डिवाइड होगा तो ये जाएगा अप्रॉक्स 83 GB के लगभग में। फाइन, अब ये क्या होगा भाई, मेरी इस प्लेटों के पास साइज़ कितना होगा, 80 GB का, 83 GB का, ठीक है। अब ये तो हो गई हम लोगों की जनरल सी बात। नाउ लेट सपोज आई हैव ए फाइल ऑफ 100 GB। सपोज करो मेरे पास 100 GB की एक फ़ाइल थी और मैं इस वाली हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है भाई कि ये एक सिंगल फाइल है और ये सिंगल फाइल एक साथ स्टोर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, 83 GB का स्पेस है और प्लेट्स क्या है, डिवाइडेड इक्वल स्पेस में है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जितनी प्लेट्स हैं, ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये टोटल प्लेट्स 83 GB को ही कैरी करके रख रही हैं, 100 GB तो स्टोर नहीं कर पाएगी। तो मेरा ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये कैसे स्टोर करेगा 100 GB वाले फाइल को, तो इसके लिए यूज़ करते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का। ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं भाई, अब डिस्क डिफरेंट का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगे भाई कि हम लोगों के डेटा को क्या करते हैं, ब्रेक करके उसके साथ ही साथ अपनी मेमोरी, अपनी खुद की मेमोरी में कहीं पे नोट कर लेते हैं कि प्रोग्राम का हाफ पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है और हाफ पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा का इसने क्या किया कि डेटा का हाफ पार्ट इस वाले हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया और हाफ पार्ट इस वाले हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया, और उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया डिस्क नंबर 1 और डिस्क नंबर 2 में इतना पार्ट्स हैं इसमें मैंने यहाँ पे स्टोर करा है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी यूज़र प्रोग्राम को रिट्रीव करेगा तो प्रोग्राम भाई उसको टुकड़ों में नहीं मिलेगा, प्रोग्राम उसको एक साथ ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो वेल, अब एक काम करना, इसको रीड कर लेना, इसमें सिर्फ इतनी सी ही चीज़ थी। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ DBMS। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा आता कहाँ से है भाई, इन जनरल लाइफ वेरी एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट SQL है, SQL सर्वर है, एक्सेस है, ओरेकल है। तो यहाँ से हम लोग डेटा अपना क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सपोज़ करो कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसमें वाले कॉन्टैक्ट वाली एक एप्लीकेशन होती है। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे नेम होते हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी भी हम लोग स्टोर करते हैं, कुछ एड्रेस भी स्टोर करके रखते हैं उसी नेम के अंदर में। अब भाई क्या है, फ़ोन में एक डेटाबेस है, वहाँ पे एक टेबल बनी है जिस टेबल में ये सारी एंट्री हो रही है। जो टेबल बनी है वो टेबल में क्या, जो कॉन्टैक्ट हम स्टोर करते हैं उस टेबल में जाके क्या होती है, स्टोर हो जाती है। और ये क्या करता है, टेबल्स जो होता है हम लोग की हेल्प करता है उस सारे कॉन्टैक्ट को रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीव करने में, एडिट करने में, चेंजेस करने में, कोई भी चेंजेस में वो क्या करता है, और सेव भी करने में हेल्प करता है। इट मीन्स जो ये वाली फ़ोन की कॉन्टैक्ट है, इट्स वर्किंग इन एज ए डेटाबेस। सो फाइन, जहाँ पे जो भी है, जैसे आप अपने स्कूल का रिज़ल्ट आप चेक किए होंगे, चाहे वेबसाइट लोग चेक करते हैं, ठीक है, 10th में जब जाओगे तो अपना रिज़ल्ट चेक करोगे तो वहाँ पे भी क्या है, एक डेटाबेस में है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ स्टोर है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लो कि आपके स्कूल में आप जो फॉर्म वगैरह डालते हो उसमें भी क्या है, आपका डेटाबेस बना हुआ है आपके नाम का, और जब भी चाहते हो, और हम ही लोग चाहते हैं तो वहाँ से क्या कर लेते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, कोई भी चेंजेस कर लेते हैं। डेट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा इसके आगे का जो भी चीज़ बचा होगा। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, चैप्टर इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा, अभी रिवीजन करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।